स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी, मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य, द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस, पार्ट 7। प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समस्त विकसित प्राणियों के समान ही मानव में भी लैंगिक प्रजनन द्वारा नए व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नए प्राणी के दो जनक होते हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री अंड कोशिकाएं उत्पन्न करती है जिन्हें डिंब या ओवा कहते हैं, और पुरुष द्वारा उत्पन्न कोशिकाओं को शुक्राणु यानी स्पर्म कहते हैं। नए व्यक्ति के निर्माण हेतु स्त्री और पुरुष कोशिकाओं का मिलन आवश्यक है। संभोग के समय सीधा शिश्न योनि में प्रवेशित होता है और शुक्राणु युक्त वीर्य यानी सीमन योनि के ऊपरी भाग में स्खलित हो जाता है। शुक्राणु डिंब की खोज में गर्भाशय की ओर तैर कर जाते हैं। डिंब यदि वहां उपस्थित हो तो इनमें से एक शुक्राणु का डिंब से मिलाप हो सकता है और गर्भाधान यानी फर्टिलाइजेशन होता है। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। संसेचित डिंब और भ्रूण, द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड एम्ब्रियो। नए जीवन की शुरुआत डिंब के संसेचन से होती है। शुक्राणु डिंब में प्रवेशित होता है तथा इसी क्षण गर्भधारण यानी कंसेप्शन या गर्भावस्था प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। संसेचित डिंब तेजी से वृद्धि करता है और बढ़ती हुई कोशिकाओं की जमावट विशिष्ट प्रकार से होती है और इसके निम्न भाग होते हैं, जैसे भ्रूण यानी एम्ब्रियो, गर्भस्थ शिशु यानी फीटस के रूप में विकसित होता है। नंबर 2, गर्भोदक यानी एमनियोटिक थैली में द्रव रहता है। यह भ्रूण को चारों ओर से घेरता है और इसकी सुरक्षा करता है। नंबर 3, यौगिक की थैली यानी यौगिक सेट भ्रूण का पोषण करती है। यह भ्रूण के साथ एक डंडी से जुड़ी होती है और यह डंडी बाद में नाभिनाल यानी अम्बिलाइकल कॉर्ड के रूप में विकसित होती है। नंबर 4, जरायु यानी कोरियन बाह्य झिल्ली। यह गर्भाशय के अस्तर से संबंधित रहती है। जरायु से प्लेसेंटा विकसित होता है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो नाम बढ़ने वाले जीव को गर्भावस्था से 3 से लेकर 8 सप्ताह तक दिया जाता है। 4 सप्ताह के भ्रूण की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। इसमें सिर होता है और हस्तपाद व आंखें विकास की आरंभिक अवस्था में होते हैं। 8 सप्ताह में इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाती है। हस्तपाद विकसित होते हैं और यह मानवीय भ्रूण दिखाई देता है। गर्भस्थ शिशु और प्लेसेंटा यानी फीटस एंड प्लेसेंटा। 8वें सप्ताह से पूर्ण गर्भस्थ शिशु कहलाता है। गर्भस्थ शिशु तेजी से वृद्धिगत और विकसित होता है। 12वें सप्ताह में हाथ और पांव की उंगलियां दिखाई देती हैं और 16वें सप्ताह तक लिंग धारण हो जाता है। 20वें सप्ताह में गर्भस्थ शिशु की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है और हृदय की धड़कन यानी फीटस हार्ट साउंड माता की उदरीय दीवार पर से सुनी जा सकती है। गर्भस्थ शिशु का आकार बढ़ता जाता है और वह क्रमशः 40वें सप्ताह तक पूर्ण विकसित शिशु में परिवर्तित हो जाता है। इसका औसत वजन 3 किलोग्राम और लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। गर्भस्थ शिशु को पोषाहार और ऑक्सीजन प्लेसेंटा से प्राप्त होते हैं। यह गर्भाशय की दीवार से संबंधित रहता है। प्लेसेंटा जन्म के पश्चात एक गोलाकार सपाट पिंड होता है। इसका व्यास करीब 22 सेंटीमीटर तथा वजन शिशु जन्म वजन का 1/6 भाग होता है। प्लेसेंटा प्लेसेंटा माता और गर्भस्थ शिशु की ओर से आने वाली रक्त वाहिकाओं से परिपूर्ण होता है। इसकी वजह से इसके 2 अंग होते हैं, मातृक अंग और फीटल अंग। माता और गर्भस्थ शिशु के रक्त का मिश्रण नहीं होता है, लेकिन रक्त वाहिकाओं की दीवारों के माध्यम से गैसीय आदान प्रदान आहार ग्रहण व व्यर्थ पदार्थों का निकास होता है। नाभिनाल यानी अम्बिलाइकल कॉर्ड।
गर्भस्थ शिशु को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से प्लेसेंटा से संबंधित करती है। यह गर्भस्थ शिशु की जीवन रेखा होती है क्योंकि भ्रूण संपूर्णतया माता पर आश्रित रहता है। सिर्फ जन्म पश्चात ही गर्भस्थ शिशु श्वसन के लिए अपने फुफ्फुसों का उपयोग करता है। जन्म के समय भी रक्त परिसंचरण में आवश्यक परिवर्तनों के पश्चात ही शिशु स्वावलंबी होता है और नाली नाल को काटा जा सकता है। शिशु जन्म के पश्चात प्लेसेंटा का कार्य समाप्त हो जाता है तथा यह प्रसव के कुछ ही समय पश्चात गर्भाशय के बाहर आ जाता है। प्रजनन अंगों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्रजनन यानी यौन अंग जन्म के समय पूर्णतया विकसित और क्रियाशील नहीं होते हैं। जन्म के समय नर शिशु के वृषण कोश यानी स्क्रोटल सैक्स रिक्त रह सकते हैं क्योंकि वृषण ग्रंथियां यानी टेस्टिस इस समय निचली उदरीय गुहिका में स्थित रह सकती हैं यानी अनअवरोहित रह सकती हैं। यद्यपि जन्म से पूर्व प्रायः वृषण ग्रंथियों का अवरोहण पूर्ण हो जाता है। बालक की शरीर वृद्धि के साथ ही उसके प्रजनन अंगों का आकार भी बढ़ता है और विकसित होता है, किंतु इनमें परिपक्वता वयस्क होने पर ही आती है। यौवनारंभ या वयस्कता यानी प्यूबर्टी। बालक की आयु 14 वर्ष होने पर तथा बालिका की आयु 12 वर्ष होने पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा विशिष्ट हार्मोन्स स्रावित होते हैं और ये प्रजनन अंगों को क्रियाशील होने के लिए उद्दीपित करते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से निम्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 पुरुष यानी मेल। पुरुष की शरीर पेशियां सशक्त हो जाती हैं, आवाज भारी हो जाती है तथा चेहरे बगलों और वक्ष उदर तथा श्रोण क्षेत्र में बाल दिखाई देते हैं। ये परिवर्तन 14 से 18 वर्ष तक की आयु में होते हैं। पुरुषीय यौन ग्रंथियां वीर्य का उत्पादन आरंभ करती हैं जो कभी कभी नींद के दौरान शरीर से बाहर निकल सकता है। इसकी वजह से किशोर परेशान हो सकता है जब तक कि उसे इस प्रक्रिया के सामान्य होने के बारे में समझाया ना जाए। महिला यानी फीमेल। नारी का शरीर सुलभ आकार ग्रहण करता है, नितंब चौड़े होते हैं, स्तन विकसित होते हैं तथा बगलों में और श्रोणि क्षेत्र में बाल आते हैं। 11 से 16 वर्ष की आयु में उसे मासिक रजोस्राव आरंभ होता है। यह इस बात का चिन्ह होता है कि गर्भधारण के लिए उसकी आयु परिपक्व है। वयस्कता जीवन का कठिन समय होता है और युवक लड़कों तथा लड़कियों में यौन इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। उन्हें समझाने और मार्गदर्शन देने की आवश्यकता रहती है। अन्य प्राणियों की तुलना में मानवीय यौन क्रियाएं एकदम भिन्न होती हैं। ये कई भावनात्मक और सामाजिक घटकों से संबंधित रहती हैं, जैसे विवाह। मानवीय प्रजनन सिर्फ प्राकृतिक क्रिया ही नहीं होती है बल्कि दंपति के द्वारा लिया गया सुनियोजित निर्णय होता है। शिशु का लिंग यानी सेक्स ऑफ द बेबी। लिंग एक संयोग या ईश्वरीय इच्छा दिखाई देती है और दंपति लड़का या लड़की के रूप में शिशु का चयन नहीं कर सकते हैं। शिशु की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से 2 लिंगीय गुणसूत्र रहते हैं। डिम्बाणु यानी संश्लेषण पूर्व के 2 लिंगीय गुणसूत्र XX कहलाते हैं और सिर्फ स्त्रीलिंगी शिशु उत्पन्न कर सकते हैं। शुक्राणु के 2 लिंगीय गुणसूत्र XY होते हैं और स्त्रीलिंगी व पुल्लिंगी दोनों प्रकार के शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, पुरुष Y और स्त्री X। संसेचित डिम्बाणु में सिर्फ 46 गुणसूत्र आवश्यक होते हैं। इसीलिए शुक्राणु को डिम्बाणु से मिलाप के लिए तैयार करते समय प्रत्येक शुक्राणु और डिम्बाणु में गुणसूत्रों की संख्या कोशिका विभाजन के समय आधी हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जनक 22 गुणसूत्र धन 1 लिंगीय गुणसूत्र का योगदान करता है।
डिम्बाणु सिर्फ एक्स प्रकार के लिंगीय गुणसूत्र दे सकते हैं। उससे मिलाप करने वाले शुक्राणु का लिंगीय गुणसूत्र एक्स अथवा वाई हो सकता है और इसी सहयोग की वजह से शिशु का लिंग निर्धारित होता है। स्पष्ट है कि शिशु के लिंग या लड़का लड़की होने के लिए पिता ही जिम्मेवार है। लिंगीय गुणसूत्रों के अलावा अन्य प्रत्येक गुणसूत्र में जीन्स होते हैं। ये जीन्स शिशु को आनुवांशिक गुण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे त्वचा का रंग, नाक का आकार, शरीर की बनावट और कुछ हद तक बुद्धिमत्ता और स्वभाव भी। जुड़वा शिशु यानी ट्विन्स। कभी एक माह में दो डिंब छूटते हैं और दोनों संसेचित हो जाते हैं। ऐसे शिशु समान भाई या बहनें होती हैं। इनके लिंग समान हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। कभी संसेचित डिंब दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। इनमें समान जीन्स होते हैं, इस वजह से ये हमेशा एक लिंगी और समान होते हैं। सियामी जुड़वा यानी सिलेंसी ट्विन्स कभी कभी उत्पन्न होते हैं। संसेचित डिंब का विभाजन असंतः ही होता है। इसी वजह से जुड़वा शिशु आपस में चिपके रहते हैं। पुरुष प्रजनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वृषण यानी टेस्टिस दो अंडाकार ग्रंथियां होती हैं। ये वृषण थैलियों के अंदर दोनों जांघों के मध्य स्थित रहती हैं। प्रत्येक वृषण ग्रंथि में असंख्य शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर ये छोटे टेडपोल के समान दिखाई देते हैं। शुक्राणु वृषणों से छोटी नलियों में जाते हैं। ये नलियां आपस में मिलकर वास डिफरेंस वाहिकाएं बनाती हैं। वृषण पुरुष यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं, जो किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन लाता है। वास डिफरेंस वाहिकाएं प्रत्येक बाजू में एक होती है और 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। वृषणों से निकलकर जांघों से होती हुई ये श्रोणि में जाती है। नसबंदी यानी वेसेक्टॉमी की शल्य क्रिया में शुक्राणुओं का मार्ग बंद करने के लिए इन्हीं वाहिकाओं को काटा जाता है। सेमिनल वेसिकल्स मूत्र मार्ग के दोनों ओर व मूत्राशय के आधार से समीप स्थित छोटी थैलियां होती हैं। ये वास डिफरेंस गामा वाहिकाओं से प्राप्त शुक्राणुओं का संचय करती हैं और वीर्य में अपना द्रव मिलाती हैं। इनकी वाहिकाएं प्रोस्टेट ग्रंथि से गुजरकर मूत्र मार्ग तक जाती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार करीब छोटे नींबू के बराबर होता है। यह मूत्र मार्ग के प्रथम भाग को मूत्राशय के बिल्कुल नीचे से आच्छादित करती है। यह ग्रंथि वीर्य में अपने श्रावण द्रव मिलाती है, जो शुक्राणुओं को तैरकर डिंब के पास जाने में अधिक गतिशील बनाता है। अधेड़ और वृद्धावस्था में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार में वृद्धि की वजह से मूत्र निकास के समय कठिनाई होती है। शिश्न यानी पेनिस। शिश्न पुरुषों में मूत्रीय और प्रजनन तंत्र का उभय बाह्य अंग होता है। यह स्पंजी ऊतकों से बनता है। इन ऊतकों में रहने वाले रिक्त स्थानों में रक्त तीव्र गति से प्रवेशित होता है, जो शिश्न को सख्त और सीधा बनाता है। शिश्न के सिरे को ग्लांस पेनिस कहते हैं। यह सामान्यतः ढीली दुहरी मुड़ी हुई त्वचा यानी अग्र त्वचा द्वारा ढका रहता है, जो पीछे की ओर खींची जा सकती है। अग्र त्वचा सरकमसिजन यानी खतना द्वारा हटाई जा सकती है। मूत्रनाल शिश्न से गुजरकर ग्लांस पेनिस पर खुलती है। स्त्री जननांग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये बाह्य और अंदरूनी अंग समूह में विभाजित रहते हैं। बाह्य अंग द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। भग या बलवा। सभी बाह्य अंग मिलकर भग या बलवा बनाते हैं। इनमें सम्मिलित अंग निम्न प्रकार हैं, जैसे मॉन्स वेनेरिस या प्यूबिक मांड। यह सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर स्थित रहता है।
तथा वयस्क अवस्था में बालों से घिर जाता है। लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा या बाह्य किनारे यौन की भुजाएं बनाते हैं। ये बाजुएं बनाते हैं। ये भी बाहर से बालों द्वारा आच्छादित रहते हैं। लेबिया माइनोरा या छोटे किनारे लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं। ये ग्रंथियों के श्रावण द्वारा नम रहते हैं। क्लाइटोरिस यह एक छोटा अति संवेदनशील अंग होता है जो शिश्न के समान लचीले व तनने वाले ऊतकों से बनता है। इसकी सुरक्षा छोटे से छतरीनुमा अंग द्वारा की जाती है जिसे प्रीप्यूस कहते हैं और यह सामने की ओर जहाँ लेबिया माइनोरा का मिलन बिंदु होता है वहाँ स्थित रहता है। वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक त्रिकोणाकार लेबिया माइनोरा के मध्य का भाग होता है। इसमें मूत्रमार्गीय द्वार योनि द्वार के सामने की ओर स्थित रहता है। योनि द्वार यानी वेजाइनल ओपनिंग यह अंशतः एक झिल्ली से बंद रहता है जो हाइमन कहलाता है। यह प्रथम संभोग या प्रसव के दौरान फटता है। पेरिनियम यह योनि द्वार से लेकर गुदा द्वार तक का त्वचीय क्षेत्र होता है। यह पेरिनियम अंग को ढकता है जो शंकु के आकार का होता है और योनि द्वार व मलाशय के निचले भाग के मध्य स्थित रहता है। पेरिनियल अंग की पेशियां श्रोणि तल को बनाने वाली मुख्य पेशियां होती हैं। प्रसव की द्वितीय अवस्था में यह सपाट हो जाती हैं और प्रायः फट जाती हैं। आंतरिक अंग यानी इंटरनल ऑर्गन्स ये श्रोण क्षेत्र में स्थित रहते हैं जो इस प्रकार हैं। डिंब ग्रंथियां डिंबवाही नलियां गर्भाशय और योनि। डिंब ग्रंथियां यानी ओवरीज ये स्त्री की यौन ग्रंथियां हैं। ये दो छोटी अंडाकार ग्रंथियां होती हैं तथा श्रोणि में गर्भाशय की दोनों बाजुओं में स्थित रहती हैं। जन्म के समय से ही इन ग्रंथियों में हजारों नाड़ी अंड बीज होते हैं जो अंडाणु या ओवा कहलाते हैं। यौवनारंभ से डिंब ग्रंथियां कार्य आरंभ करती हैं। प्रति माह एक अंडबीज परिपक्व होता है जो डिंब ग्रंथि से बाहर भेजा जाता है। इसे डिंब क्षरण यानी ओव्यूलेशन कहते हैं। डिंब ग्रंथियों का अन्य कार्य एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करना है। डिंबवाही नलियां या गर्भाशयी नलियां यानी फैलोपियन ट्यूब्स फंडस के एकदम नीचे गर्भाशय की बाजुओं से जुड़ी दो छोटी नलियां होती हैं। प्रत्येक ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। यह डिंब ग्रंथि के चारों ओर तथा गर्भाशय के पीछे की ओर कमानी की तरह घूमी रहती हैं। इसका बाह्य सिरा चौड़ा होकर पेरिटोनियल गुहिका में खुलता है। इसको अंगुलियों के समान उभार घेरे रहते हैं जो फिम्ब्रिया यानी झल्लरिका कहलाते हैं। इनमें से एक उभार डिंब ग्रंथि से संबंधित रहता है। डिंबवाही नलियों की दीवारें पेशीय होती हैं और अस्तर रोमक इपिथीलियल का होता है तथा यह पेरिटोनियम से ढकी रहती हैं। इस नली का कार्य डिंब ग्रंथि द्वारा क्षारित अंडाणु को एकत्रित करना और नली मार्ग से गर्भाशय की ओर भेजना होता है। ये अंशतः पेशियों के क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टालसिस की सहायता से और अंशतः रोमकों की लहरदार गति की सहायता से भेजे जाते हैं। डिंब या अंडाणु का संसेचन अक्सर डिंबवाही नली में होता है। गर्भाशय यानी यूट्रस नाशपाती के आकार का पेशीय अंग होता है। यह श्रोणीय गुहिका के मध्य भाग में स्थित रहता है। इसके सामने की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय स्थित रहते हैं। यह करीब 8 सेंटीमीटर लंबा 5 सेंटीमीटर चौड़ा व 2.5 सेंटीमीटर मोटा और करीब 60 ग्राम वजन का होता है। गर्भावस्था में भ्रूण के साथ ही गर्भाशय का आकार और वजन बढ़ता है। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं जैसे फंडस ऊपरी भाग जो डिंबवाही नलियों के बीच होता है।
मुख्य अंग जैसे मध्य भाग, इसमें त्रिकोणाकार गुहिका होती है। गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स नेक, यह निचला सकरा हिस्सा जो नीचे की ओर योनि में उभरा होता है। सर्विक्स की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है और एक मध्य नली होती है जिसमें दो गोलाकार द्वार होते हैं। अंदरूनी औस जो गर्भाशय से मिलता है और बाह्य औस जो योनि में खुलता है। गर्भाशय की दीवार 3 परतों युक्त होती है जैसे पेरिटोनियम बाह्य आवरण, पेशीय परत मोटी और सशक्त होती है, इंडोमेट्रियम इपिथीलियल ऊतकों का अंदरूनी अस्तर होता है। गर्भाशय की सक्रिय गुहिका में 3 द्वार होते हैं, प्रत्येक डिंबवाही नलिका में एक एक और एक बाह्य औस के पार योनि में जाने वाला। गर्भाशय के कार्य निम्न होते हैं जैसे नंबर 1 रजोस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन। मोटी एंडोमेट्रियम बाहर निकलती है और फटी हुई रक्त वाहिकाओं से रक्तस्राव होता है जिसके फलस्वरूप होने वाला रजो प्रवाह योनि द्वारा बाहर निकलता है। नंबर 2 गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी। गर्भाशय संसेचित अंडाणु प्राप्त करता है और विकासशील भ्रूण को पोषाहार देता है। नंबर 3 प्रसव यानी लेबर। गर्भाशय दीवारों के पेशीय आकुंचन गर्भस्थ शिशु और प्लेसेंटा को बाहर की ओर धकेलते हैं। नंबर 4 प्रत्यावर्तन यानी इन्वोल्यूशन। प्रसव के पश्चात गर्भाशय का क्रमशः सामान्य आकार में आना। गर्भाशय के आधार यानी सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। अस्थिबंध गर्भाशय को इसकी थोड़ी सी आगे की ओर झुकी हुई स्थिति में बांधे रहते हैं। इनमें मुख्यतः अस्थिबंध निम्न होते हैं जैसे 2 वृत्ताकार अस्थिबंध यानी राउंड लिगामेंट्स। ये फंडस से नीचे और लेबिया मेजोरा से आगे तक जाते हैं। 2 आड़े गर्भाशयी ग्रीवा के अस्थिबंध यानी ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स। ये गर्भाशय ग्रीवा को श्रोण की बाजू की दीवारों से संबंधित करते हैं। यूटेरोसैक्रल अस्थिबंध यानी यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स। ये गर्भाशय ग्रीवा को सैक्रम यानी त्रिकास्थि से संबंधित करते हैं और गर्भाशय की ओर आगे की ओर झुकी स्थिति बनाए रखते हैं। चौड़े अस्थिबंध यानी ब्रॉड लिगामेंट्स। ये श्रोण की बाजू की दीवारों से संबंधित रहते हैं और गर्भाशय तथा डिंबवाही नलियों को पर्दे के समान ढके रहते हैं। ये गर्भाशय तक रक्त वाहिकाओं व स्नायुओं को ले जाते हैं। श्रोणीय तल यानी पेल्विक फ्लोर गर्भाशय के नीचे स्थित रहता है और इसे सहारा भी देता है। यह पेशियों का बना होता है और योनि इसमें से होकर गुजरती है। इन आधारों के क्षीण होने से गर्भाशय का स्थान भ्रंश यानी प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है और गर्भाशय ग्रीवा योनि के बाहर आ जाती है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है। योनि यानी वेजाइना। योनि या जन्मनाल पेशीय मार्ग होता है। इसकी लंबाई गर्भाशय ग्रीवा से लेकर योनि द्वार तक 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। इसका ढाल खड़ी स्थिति में अगली ओर होता है। ऊपरी भाग में गर्भाशय ग्रीवा योनि से करीब समकोण बनाकर इसमें प्रवेशित होती है। इसी वजह से गर्भाशय ग्रीवा के आसपास योनि में 4 छोटे पॉकेट यानी फॉर्निक्स बनते हैं। अगला फॉर्निक्स, पिछला फॉर्निक्स और 2 पार्श्वीय फॉर्निक्स। योनि की अगली तथा पिछली दीवारें सामान्यतः संपर्क में रहती हैं। पिछली दीवार लंबी होती है और डगलस की जेबी यानी पाउच ऑफ डगलस से संबंधित रहती है। डगलस की जेबी पेरिटोनियम का सबसे निचला भाग बनाती है और इससे नीचे की ओर यह दीवार पेरिनियल अंग यानी पेरिनियल बॉडी से संबंधित रहती है। योनि के सामने की ओर मूत्राशय और मूत्र नली स्थित रहते हैं। योनि का अस्तर तहों युक्त पतली त्वचा का बना होता है जिससे कि यह प्रसव के समय फैल जाता है।
यह गर्भाशय ग्रीपा के श्रावणों द्वारा नम रहता है, जिसकी प्रतिक्रिया मंद अम्लीय होती है। इस वजह से यहाँ जीवाणुओं की वृद्धि रुकती है। जन्मनाल होने के साथ ही योनि संभोग के दौरान पुरुष शिश्न को अंदर लेती है। यह रजोस्राव का भी मार्ग होता है। स्तन दुग्ध ग्रंथियां यानी ब्रेस्ट मेमरी ग्लैंड्स, ये महिला प्रजनन तंत्र के सहायक अंग हैं। किशोरावस्था से पूर्व महिलाओं में तथा पुरुषों में भी ये अविकसित अवस्था में उपस्थित रहते हैं तथा बच्चे के सामने की ओर स्थित रहते हैं। महिला के पूर्ण विकसित स्तन रूपरेखा में गोलाकार तथा सामने की ओर उभरे रहते हैं। इनकी सतह से मध्य में स्तनाग्र यानी निपल्स होते हैं, जो त्वचा के बाहर उभरे रहते हैं, और कुंवारी कन्याओं में इनका रंग गुलाबी होता है, लेकिन प्रथम गर्भावस्था के बाद वर्णमय हो सकता है। उद्दीपित होने पर ये सीधे हो जाते हैं और शिशु के लिए अच्छी टेपुनी बनाते हैं। ग्रंथि रेशेदार ऊतकों से विभिन्न भागों में विभाजित रहती है। ग्रंथीय ऊतकों से समस्त वाहिकाएं स्तनाग्र की ओर केंद्रित होती हैं और इसकी सतह पर खुलती हैं। गर्भावस्था के दौरान पिट्यूटरी और डिम्ब ग्रंथियों के हार्मोन्स स्तनों का आकार बढ़ाते हैं और इनकी वजह से स्तनों द्वारा अल्प मात्रा में द्रव का स्रावण होता है, जिसे स्तनों से निकाला जा सकता है। यह दुग्ध उत्पादन प्रक्रिया की पूर्व तैयारी होती है। शिशु प्रसव के पश्चात पहले और दूसरे दिन स्तनों का स्रावण गाढ़ा पीला और चिपचिपा रहता है, जो नव दुग्ध यानी कोलेस्ट्रम कहलाता है। यह शिशु के लिए अच्छा होता है। तीसरे या चौथे दिन से मुक्त दुग्ध प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और शिशु के द्वारा चूसने से उद्दीपित होते रहने तक यह जारी रहता है। माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका अर्थ हार्मोन्स की वजह से गर्भाशयंतः अस्तर एंडोमेट्रियम में होने वाला नियमित चक्रीय परिवर्तन होता है और इसका बाह्य लक्षण महिलाओं की माहवारी या मासिक रजोस्राव होता है। इस पे ये मेंस्ट्रुएशन दिख रहा है, ये 7 दिन का होता है। कभी कभी सवाल इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ 8वां दिन से 14 दिन तक उसको फर्टिल पीरियड है। ये देखो, ये 19 तारीख तक फर्टिल पीरियड है। जो 14 दिन ओवुलेशन होते हैं, जिसमें अंडा निकलती है। बट जो इनफर्टाइल टाइम है, यहाँ पर आपको फैमिली प्लानिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ती है, ठीक है। 20 से 28 तारीख तक उस समय में आपको फर्टिलिटी नहीं होगा। सो जब भी फर्टाइल पीरियड पूछा जाएगा आपको सवाल में, 8 से लेकर 19 तारीख तक है। और इसमें 2 फेजेस होती है। एक फॉलिकुलर फेजेस है। ये फेज 2 प्रकार के अनुसार में होता है। एक ये ओवरी में जो फॉलिकल्स बनती है उसी के अनुसार में, एक दूसरा एंडोमेट्रियम में, वहाँ भी एक अलग होती है। सो यहाँ जब ओवुलेशन ये 14 दिन में होती है, तब LH बढ़ेगा और उसके बाद 28 दिन होगा तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा। सो एक और सवाल आती है, ये जो अंडा निकलता है तो उसको ओवुलेशन कहते हैं। इसके बाद जो कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। Please see the description for more information.